कटनी से एक किन्नर चुनाव जीती थी मेयर का, तो अखबारों में बहुत छप रहा था। एक शहडोल से जीती थी, विधायक बनी थी, वो तो विधायक बनी। यहाँ से जीती थी कटनी से मेयर का चुनाव, और शायद उसका चुनाव चिन्ह घड़ा था। अच्छा, अजीब सा, उसको मैंने कैरेक्टर बनाया। इसी इलाके में जो कुछ घट रहा था, फिर मैं अजीज मिर्जा के साथ जुड़ा, सईद मिर्जा के साथ जुड़ा। इन लोग उस समय के बड़े टॉप डायरेक्टर थे। सईद मिर्जा जिन्होंने कई फिल्में कमाल की बनाई हैं, सलीम लंगड़े पे मत रो, मोहन जोशी हाजिर हो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। ओटीटी के आने से एक और फायदा हुआ जिसका नाजायज उपयोग भी किया लोगों ने। उसमें सेंसरशिप नहीं होती, जो हिंदुस्तान की सेंसरशिप है उसमें लागू नहीं होती एक हद तक। तो उसका फायदा उठा के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बहुत सारे सीरियल फिल्में ऐसी आई जिसमें बहुत गंदी गालियां थी, तो उनको थोड़ा थोड़ा याद आया। कहते अच्छा आप दुबले पतले थे बिल्कुल। मैं दुबला पतला था बिल्कुल। कहे हाँ आप चिल्लाते बहुत थे। मैं कहा क्योंकि आप लोग शोर बहुत करते थे इसलिए चिल्लाना पड़ता। हाँ, तो अभिषेक जी से अच्छी बात हुई, पाठक जी सब लोग बैठे थे। कहते अरे ये कौन कलाकार है, इतना अच्छा कौन कर रहा है विभीषण का रोल, आप एनएचडी से लेके आए हैं क्या। मैं कहा नहीं सर, ये आपका मजदूर है शांत देव, इसका भाई सचमुच में इसको लात मारता है, क्योंकि इसके बाद खोली नहीं, लिखी शानदेव को खोली दी जाए फौरन। अच्छे मोबाइल से आप पूरी फिल्म बना सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, और थिएटर हॉल में रिलीज भी कर सकते हैं। इतना सिनेमा आपके करीब आ चुका है। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि लेटर राइटर पे कुछ लिखा जाए। चिट्ठियां लिखते हैं लोग, मगर सर कमाल का सब्जेक्ट, तो क्या इसको लिखिए कि यहाँ वैसे साधन नहीं है जैसे विदेशों में मनोरंजन के, नाइट क्लब्स हैं और भी स्पोर्ट्स हैं तरह तरह के। हमारे यहाँ वो साधन नहीं है आम आदमी के पास। तो आम आदमी के पास टेलीविजन है एक साधन, सिनेमा हॉल अगर हो जाता है तो उसको 1000 रुपए का खर्चा हो जाता है, परिवार के साथ जाएगा तो महंगा हो गया है, टिकट महंगी हो गई है, और मनोरंजन चाहिए उनको। तो टीवी में जो कुछ भी आता रहता है, वो देखता है, सड़ा गला हो, सीरियल हो, कुछ भी हो, बैठ के देखता रहता है चुपचाप। कई तरह के किस्से सुना रहे थे, राजनीतिक, सैनिकों की कहानी। मैं कहा इस हर कहानी पे फिल्म बन सकती है, हर कहानी पे नाटक बन सकता है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकले एक कलाकार की जब कहानी लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि कैसे 7वीं में पढ़ रहे एक लड़के को, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसे सबसे ज्यादा शेक्सपियर पसंद है। हालांकि उस लड़के का हाथ हिंदी साहित्य में भी कमजोर नहीं है। वो भी क्यों भला, जब छोटी सी ही उम्र में उसे गोपाल दास नीरज और महादेवी वर्मा जैसे महान रचनाकारों का सानिध्य मिल रहा हो। पढ़ाई में हाथ भले कमजोर है, पर उन नन्हे हाथों को बहुत सी कहानियों को लिखने का भी शौक है। अब शौक है तो उसे पूरा भी करना है। लिहाजन विधाता उसकी मुलाकात अपने दौर के बड़े पटकथा लेखक से करवाता है, जो उस लड़के को रंगमंच की बारीकियों से अवगत कराते हैं। जीवन का पहिया आगे चलता है और फिर एक दिन सबसे बड़ा दरवाजा खुलता है। जानकार इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दरवाजा कहते हैं। हालांकि इस दरवाजे पर उसे अंग्रेजी फिर से मुंह बाए खड़ी मिलती है, पर जीवन यहां नहीं रुकता। अब अगला दरवाजा खुलता है तो उसकी मुलाकात एक महान निर्देशक से होती है, और फिर भारत को खोजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और उस लेखक की कलम को, जो अब तक कहीं अखबारों में मसरूफ थी, वो कोरे कागजों पर ऐसे चलती है कि उसे नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके बाद न कलम रुकती है और न ही अवार्ड का सिलसिला। आज पूरी दुनिया बिलासपुर से निकले उस छोटे बच्चे को एक महान पटकथा लेखक, गीतकार और नाट्य निर्देशक के तौर पर जानती है। आज हमारे गेस्ट शो में हम बात करेंगे बहुविलक्षण प्रतिभाओं के धनी आदरणीय अशोक मिश्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक मिश्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विभू सूरी जी, शब्द सांची। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मुझे पता चला कि शब्द सांची एक ऐसा चैनल है जो बाकी चैनल से बहुत हटके है। वो कला, साहित्य, संस्कृति के विकास के लिए भी काम कर रहा है। तो ये लीक से हट के चलने की जो परंपरा है वो मेरी भी रही है और शब्द सांची की भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आके।
तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अशोक जी मूलतः जन्मे बिलासपुर में है, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा सतना में अपने विंध्य से हुई। तो अशोक जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि सब लोग आपको ये जानते हैं कि आपका सफर एनएसडी से शुरू हुआ और उसके बाद की कहानियां सब जानते ही हैं। जब आदमी मशहूर हो जाता है तो उसकी सारी कहानियां जग जाहिर होती हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपका शुरुआती दौर कैसा रहा, मतलब आप पढ़ने में कैसे थे, किन चीज़ों में मन लगता था बचपन में, आपका लिखने का रुझान कब और कैसे पैदा हुआ आपका? पढ़ने में मेरी कोई खास दिलचस्पी कभी नहीं रही, स्कूली शिक्षा में, कॉलेज की शिक्षा में, लेकिन मैं प्रकृति से सीखता रहा। जब हम बिलासपुर में थे तो मैं दूसरी में पढ़ता था वहाँ, और पिताजी हमारे उप जिला शिक्षा अधिकारी थे, श्री राम स्वरूप मिश्र जी। तो उन्होंने हमारा एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था, चाटा पारा स्कूल था वहाँ एक, अरपा नदी के पास। मैं और मेरा भाई शिव, हम दोनों स्कूल के लिए घर से निकलते थे। अम्मा हमारी कपड़े में पराठा अचार रख के देती थी। उस जमाने में टिफिन का दौर होता नहीं था। जी जी। वो लेके हम लोग स्कूल के लिए निकलते थे, और वहाँ एक कंपनी बाग था, सुंदर सा, अभी भी है। वहां जाके दिन भर बैठे रहते थे। तो प्रकृति को मैं देखता रहता था, और मछलियां थी वहां रंग बिरंगी, उनको देखता रहा। तो मेरा जो दिमाग तैयार हुआ वो बहुत ही कलात्मक तैयार हुआ, जो शायद मैं क्लासरूम में बैठ के सीखता तो उतना नहीं समझ बढ़ती मेरी। और उसके बाद फिर हम लोग सतना आ गए, पिताजी का ट्रांसफर सतना हो गया, वो प्रमोशन पे आए, जिला शिक्षा अधिकारी हो गए। तो फिर वहाँ खूंथी स्कूल एक छोटा सा था, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ाई की मैंने। और सतना में फिर वेंकट स्कूल में पढ़ाई की, फिर वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई की। और कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, बहुत ही मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, लेकिन हिंदी साहित्य मुझे बड़ा पसंद था। और उन दिनों एक लेख आया करता था, चांदनी रात में नौका विहार। अच्छा। एक बड़ा कॉमन सा लेख था जो हर साल लगभग आता ही था। और मैं अपने पिताजी के साथ महानदी में नौका विहार किया था मैंने रात भर। तो वो नौका विहार लिखने में मुझे बड़ा मजा आता था। तो हिंदी में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते थे, बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठीक था मैं। फिर कॉलेज आया तो कॉलेज में भी पढ़ाई फिसड्डी, साइंस ले लिए, डॉक्टर बनने का चलन था उस समय। अब काहे को डॉक्टरी की पढ़ाई समझ में आती है, साइंस में फिसड्डी थे। लेकिन मैंने खूब मेहनत की और मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे बने। सिर्फ केमिस्ट्री का एक पेपर था जिसमें एक सवाल बच गया था और वो मुझसे नहीं बन रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक चिट दे दिया, और जैसे मैं लिखने लगा तो प्रोफेसर आके मुझे पकड़ लिया। अब मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, मेरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, नकल करते पकड़ा गया, एक बड़ा अपराध माना जाता था उन दिनों में। नकल और ट्यूशन पढ़ना ये बड़ा अपराध, ऑकवर्ड माना। तो मुझे बड़ा दुख हुआ जी। और मैं डिप्रेशन में जाने लग गया। तो मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र मिश्र रायपुर में प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा तुम रायपुर आओ, एक बड़ी जगह है ये, यहाँ तुमको काफी एक्सपोजर मिलेगा और तुम आर्ट्स लो। तो मैं वहाँ रायपुर गया और आर्ट्स लिया मैंने, दुर्गा आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई की मैंने वहाँ। और फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया नाटक करने का। हबीब तनवीर से मेरी मुलाकात हो गई और वर्कशॉप के दौरान एक वर्कशॉप में भाग लिया मैंने। तो हबीब साहब बहुत गुस्सा करते थे। तो हमें पता लगा कि वो पहली मुलाकात में आपसे कुछ गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा। वो बहुत गुस्सा, लाल पीले हो जाते थे। तो मैंने उससे सिर्फ ये कह दिया कि सर ये जो आप वर्कशॉप कर रहे हो ये हमारे लिए कर रहे हो, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप हमारे साथ काम करो। आपने हमको बैठा दिया एक किनारे, और आप छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं जो उनसे ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हो आप उनका, तो हमको क्या फायदा। आप हमसे कुछ मॉडर्न ड्रामा कराइए, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गए। इडियट, जाहिल, तुम कुछ नहीं जानते रंगमंच के बारे में, गेट आउट। और लगा कि मार ना दे मुझे वो। मैं बड़ा निराश हुआ, मैं बाहर आके बैठ गया पेड़ के नीचे। टी ब्रेक हुआ तो उन्होंने मुझे देखा और अंदर बुलाया।
मैंने कहा देखो तुम इन लोगों को ये जो दिखा रहा हूं ना मैं, ये महान एक्टर हैं सब, मालाबाई, फिदाबाई, बाबूराम, भुलवाराम, ये चरणदास चोर के सब करेक्टर, लालू राम, महान एक्टर हैं। बोले दुनिया भर में इनका नाम है, लॉरेल हार्डी से ज्यादा बड़े माने जाते हैं। तो इनको देख के जो तुम सीखोगे मैं कभी नहीं सिखा सकता तुमको, समझो इस बात को ना, और तुम आज से मेरे बगल में बैठोगे। मैंने ठीक है सर। अब मैं बगल में बैठने लग गया हबीब साहब के, तो वो बताने लग गए ये ब्लॉकिंग होती है, ये कलर, एक लाल रंग का कलर पहन के कोई आ जाए तो क्या इफेक्ट होता है। तो मुझे मेरी समझ खुली और फिर मैं उनका शिष्य हो गया। वो मुझे बहुत प्यार करने लग गए। और दिल्ली में भी मैं जाता था, जब NSD में पढ़ता था तो उनसे मिलने जाता था मैं, और उनकी रिहर्सल्स अटेंड करता था। आखिरी समय तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया फिर, और आशीर्वाद दिया, शायद उसी का फल है ये। हाँ, मतलब आपका जो जीवन रहा है कि मतलब उसमें हबीब साहब का बड़ा योगदान आपके आज के करियर में, ऐसा पता चलता है। जी। और हबीब साहब का तो खैर बात ही उनकी निराली थी। उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंचलों से, सुदूर अंचलों से पकड़कर लोगों को लेके आए, एक्टिंग सिखाई। और उन्होंने चरणदास चोर तो मतलब बहुत हिट उनका नाटक हुआ। उनकी तो खैर बात ही निराली है। अच्छा, ये पता चला हम लोगों को आपके बारे में, जब हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया है, कि आप NSD ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, किसी दोस्त की दोस्ती निभाने के चक्कर में आप मतलब NSD आपने ज्वाइन किया। तो एक NSD का एक इंटरव्यू भी आपका बड़ा प्रचलित है, बड़ा चर्चित है। तो वो क्या कहानी थी? उसमें ये हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो NSD जाने के लिए बहुत व्याकुल था। तो उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली, पर पहली बार जा रहा हूँ, तो तू मेरे साथ चल, और मैं भी तेरा भी फॉर्म भर देता हूँ, मैं तू दस्तखत मार दे बस। ठीक है यार, दिल्ली घूमने को मिलेगा, क्या तेरे आने जाने का सबका मैं दूंगा, चल। अब हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो NSD जब आप जाते हैं तो आपको फॉर्म के साथ वहां से आता है, एक स्पीच आती है किसी प्ले की, और कोई कविता, ऐसा 2 चीज भेजते हैं वो, कि ये आप तैयार करके आइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ा वो, तो तुगलक एक प्रसिद्ध नाटक है, उसकी स्पीच थी, हमारी अजीज रियाया, ऐसा करके वो चालू होती थी। और इतना ही मुझे याद किया मैंने, हमारी अजीज रियाया, वो अभी तक मुझे याद है। और एक कविता थी रघुवीर सहाय की, वो कविता मुझे पहले से बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने उसको, मुझे वैसे ही वो याद थी लगभग। अब हम वहां पहुंचे तो बोले पहले रिटर्न एग्जाम होगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए, आप NSD क्यों आना चाहते हैं, और किसी देखे हुए नाटक की समीक्षा लिखिए। एक का जवाब अंग्रेजी में लिखिए, एक का हिंदी में। अब हम लोग कॉलेज में वहां पढ़ते थे, तो हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रणेता थे कि अंग्रेजी नहीं चाहिए, विदेशी भाषा हम नहीं सीखेंगे। तो अंग्रेजी कुछ बनती नहीं थी। लकली जो एग्जाम हो रहा था वो लाइब्रेरी में हो रहा था NSD की, वहाँ किताबें सब रखी थी। तो मैंने कहा NSD क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और पॉइंट्स में लिखूंगा, क्योंकि सेंटेंस तो बनता नहीं। तो मैंने कैसे जवाब लिखे, गुड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की स्पेलिंग मैंने देख ली। गुड बुक्स, बुक्स के नाम ब्रेक, स्टानोस्लोवस्की, ये वो नाम लिख दे। गुड टीचर्स, ऐसे करके 10 पॉइंट मैंने बना दिए। हाँ, कहीं पे एटमॉस्फेयर लिखा था तो मैंने गुड एटमॉस्फेयर लिख दिया। दिमाग से काम किया मैंने, और दिल से मैंने देखे हुए नाटक की समीक्षा लिखी, चरणदास चोर की, हिंदी में दबा के। अच्छा, तो मैं रिटर्न में पास हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो वो कालिदास और विद्योत्मा की जो कहानी है ना, 1 उंगली 2 ऐसा वाला, जो वैसा मैंने दिमाग लगा के पास कर दिया जी। उसके बाद इंटरव्यू में पहुंचे, तो उन्होंने कहा जो स्पीच हमने भेजी थी वो आपने तैयार की, उसको सुनाइए। तो मैंने तुगलक की स्पीच शुरू की, 1 लाइन के बाद अटक गया, याद ही नहीं था। तो कहे अच्छा आपने तैयार नहीं किया। मैं कहा सर मैं तैयार कर नहीं पाया, कुछ कारण थे। कविता मैंने सुना दी। ठीक है, अभी आपने किसी ड्रामा में मेन रोल किया है तो वो करके दिखाओ। तो मैंने किसी ड्रामा में मेन रोल नहीं किया, मैं डायरेक्टर था,
मैं डायरेक्शन करता था प्लेस का, और मैंने 20-25 प्ले डायरेक्ट कर चुका था मैं। तो दिखाइए, तो मैंने उसी समय एक इम्प्रोवाइज कर लिया, डरा हुआ आदमी नाम से। मैंने कहा सर एक प्ले था डरा हुआ आदमी, उसमें मैंने मेन रोल किया था, और एक डरे हुए आदमी का मैंने एक्टिंग किया, यहाँ छिपा वहां छिपा। और लेखक का दिमाग तो था ही अंदर, मुझे अखबार से डर लगता है, मुझे डर लगता है परिवार से, मुझे लगता है इससे, ओ राजनीति ना 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 मुझे इससे डर लगता है। ऐसा मैं बोलता चला गया 5 साल में। उन्होंने कहा ठीक है आप डरे हुए हो। हाँ ठीक है बोले। फिर कहे आइए बैठिए, आप कैसे एक्टर हैं? तो मैंने कहा सर मैं बहुत खराब एक्टर हूँ। अरे बहुत खराब एक्टर हैं आप, तो आप फिर क्या करने आ रहे हैं? मैं कहा सर मैं डायरेक्टर हूँ और मैं एक्टिंग सीखने आ रहा हूँ। तो बोले एक्टिंग सिखाई जा सकती है क्या किसी को? वो तो जन्मजात होती है। तो मैंने कहा सिखाई नहीं जा सकती तो NSD क्यों खोला गया? क्योंकि मुझे डर नहीं था, मुझे एडमिशन लेना नहीं था। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपने किसी भी जवाब देने के लिए। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना महान कवि भी बैठे थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने कारण जी ने लिस्ट देखा, उन्होंने कहा आपने बकरी भी किया है इनका प्लेस सर्वेश्वर दयाल जी का? तो मैं कहा जी, क्या इनसे परमिशन ली थी कि नहीं आपने? मैं कहा सर कल मैं इनसे मिलने गया था दिनमान कार्यालय में और मेरी इससे लंबी बातचीत हो चुकी इस बारे में। तो हंसने लग गए लोग सब कोई, और इस तरह से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, पर मेरे पास ही चिट्ठी आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और फिर जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि भगवान चाहता है कि मैं कुछ करूँ यहाँ आके। तो फिर मैंने 3 साल वहाँ गुजारे, बहुत अच्छे रहे, रचनात्मक रहे, देश विदेश के बड़े नाटक निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। फ्रिट्ज बेनिविट्स के साथ काम कर सके हम लोग, कारण जी के साथ। तो एक अच्छा समय गुजरा और उसने मेरा दिमाग तैयार हुआ। और वो दोस्त जो आपको लेके गए थे उनका सिलेक्शन हुआ? उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बड़ी कोशिश कर रहे थे बेचारे। तो मतलब ये डेस्टिनी, हाँ। यहाँ पे अपन को समझ में आती है कि जो हमको भाग्य में लिखा रहता है जी वो होता है, डेस्टिनी हमको कहाँ ले जाना ये भी समझ में आता है कि आपके पास प्रतिभा हो तो उसका मूल्यांकन किसी भी में होगा जरूर, कभी ना कभी प्रतिभा होनी चाहिए। जी। आपको पढ़ना लिखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, नाटक से जुड़ना चाहिए। नाटक एक अच्छी विधा है, बिल्कुल, जिससे सर्वांगीण विकास होता है जी, साहित्य का कॉन्फिडेंस आता है एक। तो इस वजह से एक अच्छी जर्नी रही। फिर मैं दिल्ली में थिएटर करता रहा NSD से निकलने के बाद। तो पूरे आपका जो भी मतलब ये लेखन रहा है, मतलब लेखक का एक जीवन आपका रहा, उसमें भी आपने कभी रंगमंच को छोड़ा नहीं? जी नहीं, अभी भी। क्या आपको ऐसा क्या लगा, ऐसा रंगमंच में आपके जीवन में क्या भूमिका रही? रंगमंच बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, हमेशा उससे करने से ताजगी आती है दिमाग में। तो अभी भी मुझे जब भी मौका मिलता है वर्कशॉप्स करता रहता हूँ मैं इधर उधर, और लिखता हूँ नाटक। जब सिनेमा लिखने का काम नहीं होता जिस समय, उसमें मैं प्लेज लिखता हूँ, तो उनको डायरेक्ट भी करता हूँ। और मेरा एक नाटक अटके भटके लटके सुर, ये काफ़ी खेला जाता है मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कानपुर में। तो नाटक करना चाहिए, नाटक से अच्छा तसल्ली मिलती है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है मेरी नज़र में। सिनेमा भी है पर सिनेमा उतना वो नहीं, क्योंकि सिनेमा कई हाथों में बटा होता है और उसका तात्कालिक कोई रिजल्ट नहीं होता है। आज शूटिंग हो, आज लिखा जाएगा, फिर ये होगा, बहस होगी, बातचीत होगी, फिर शूटिंग शुरू होगी, फिर शूटिंग रीटेक्स होते जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो आपके हाथ में बहुत कुछ रहता नहीं है। फिर निर्देशक, फिर एक्टर, बाद में फिल्म एडिट में जाती है, एडिटिंग में वो फिर एक बार लिखी जाती है एडिटर की तरफ से, सिनेमेटोग्राफर उसको अपनी ढंग से लिखता है, निर्देशक अपने ढंग से लिखता है, राइटर जो लिखा है वो लिखा है, कई हाथों में खेलती है वो। तो वो है वैसा, आर्ट ही वैसा है, कोलैबोरेटिव आर्ट है वो। तो उसका एक बड़ा असर बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में आप तुरंत पहुंच जाते हैं, इसलिए वो एक बड़ा पावरफुल मीडियम भी है। पर ड्रामा की बात ही कुछ और है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि ड्रामा हर शहर में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, पाठ्यक्रम में होना चाहिए, नाटक एक ड्रामा होना ही चाहिए। मैं दिल्ली में था एनएचडी से निकलने के बाद, तो वहाँ एक बड़ा स्कूल है, मॉडर्न स्कूल दिल्ली का, जहाँ क्रीम क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ अभिषेक बच्चन भी पढ़ते थे 6th या 7th में, और उनकी बहन श्वेता बच्चन भी पढ़ती थी, और अजिताभ के बच्चे भी पढ़ते थे, और ये पंजाब के आतंकवाद के दिन थे। तो उनका एडमिशन, उनका घर बगल में था स्कूल के, बसंत विहार में, तो वहाँ वो पढ़ते थे। तो उस स्कूल में सब अंग्रेजी वाले बच्चे, मुझसे अंग्रेजी बनती नहीं थी, मतलब बहुत कम, अभी भी बहुत कम ही बनती। तो इनको मैं पढ़ाता था और इनका कल्चर देखता था कि ये किस तरह से टीचर को समझते हैं, किस तरह से एजुकेशन को समझते हैं। मैं कुछ उनको इम्प्रोवाइजेशन देता था क्लास में कि बाजार से सब्जी खरीद के लाओ, तो वो करते थे उसको, तो कहते थे हाउ मच पोटैटो, 50 रुपीज केजी, जबकि उस समय 2 रुपए किलो था। उनको मालूम भी नहीं था कि कीमत क्या है। मैं कहा यार 50 रुपीज केजी कैसे हो जाएगा ये? तो सर वी डोंट नो, हम तो कभी गए नहीं बाजार। मैं कहा ठीक है, अच्छा चलो बस स्टॉप का करो। तो वही जवाब, सर बस स्टॉप में हम कभी गए नहीं, कार से आते जाते हैं। बड़े परेशान मैं कि इनको क्या दूं मैं। तो मैंने कहा कि अपने घर का मॉर्निंग का सीन करो। तो सब रोने लग गए। मैं कह रही तुम्हारे घर में मॉर्निंग में रोते हैं क्या? तो कहा सर मॉर्निंग में तो रोएंगे ही ना। तो मैं मॉर्निंग कह रहा था और वो मॉर्निंग समझ रहे थे, क्योंकि मेरा उच्चारण गड़बड़ था। मॉर्निंग मतलब दुख प्रकट करना, और रो रहे थे। मैं बड़ा परेशान कि पढ़ाऊं कैसे इनको। तो फिर मैंने कहा तुम लोग इम्प्रोवाइज करो, अपने सब्जेक्ट खुद चुनो और खुद करो। तो वो कैसा करते थे, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में कस्टम, जो मैं नहीं जानता था, तो मैं जज नहीं कर सकता था कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बीच में एक ट्यूनिंग हो गई कि नाटक की अपनी एक भाषा होती है। और फिर वो बच्चे मेरे कंट्रोल में आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। फिर मेरे साथ काम, हमने प्लेज वगैरह किए, और वो एक अच्छा था। अभिषेक बच्चन के साथ, अभिषेक बच्चन भी थे उसमें, छोटे थे वो। तो एक बार मिले हम लोग, अमिताभ बच्चन जी से मिले एक बार, बंटी बबली की शूटिंग में। तो उनको बताया अमित जी को मैंने कि मैंने अभिषेक को पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ाया है? मैंने कहा एक्टिंग पढ़ाया है। एक्टिंग पढ़ाया? एक्टिंग तो उसने कहीं पढ़ी नहीं। अनुपम खेर के यहाँ? मैं कहा नहीं। फिर मैंने बताया मॉडर्न स्कूल में, वो छोटे थे तब पढ़ाता था मैं। अच्छा कह अभिषेक आने वाले हैं, आप उनको ये बात बताना। तो मेरे को कहीं और जाना था, तो मैं उस दिन बातचीत हो नहीं पाई। फिर बमन ईरानी ने एक अपने घर में पार्टी दी, तो उसमें अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों आए थे। तो बमन ने परिचय कराया हमारा, तो मैंने उनको बताई ये बात, तो उनको भी बड़ा ताजुब हुआ। तो मैंने कहा आप मॉडर्न स्कूल में मैंने पढ़ाया है आपको। तो उनको थोड़ा थोड़ा याद आया, कहते अच्छा आप दुबले पतले थे बिल्कुल। मैं कहा दुबला पतला था बिल्कुल। कहे हाँ आप चिल्लाते बहुत थे। मैं कहा क्योंकि आप लोग शोर बहुत करते थे, इसलिए चिल्लाना पड़ता। हाँ, तो अभिषेक जी से अच्छी बात हुई। कॉमेडी की क्या कहानी है सर जी? कॉमेडी की क्या कहानी है? कौमुदी की? कौमुदी, हाँ, कौमुदी हमारा एक थिएटर ग्रुप। मैं सवेरे, आप लोगों ने एक थिएटर ग्रुप बनाया हुआ? सवेरे मैं अपर क्लास के बच्चों के साथ काम करता था। शाम को मैं, रात को डीसीएम एक फैक्ट्री थी, दिल्ली क्लॉथ मिल्स। जी। डीसीएम शूटिंग्स, शर्टिंग बहुत फेमस है, टॉवेल। तो उन लोगों ने मेरा एक कहीं प्ले देखा, वेलफेयर ऑफिसर ने वहां के। तो उसने कहा कि आप हमारे फैक्ट्री में भी हमने एक ड्रामा क्लब बनाया हुआ है, आप उसमें प्ले कर देंगे क्या? रामलीला, हमारी रामलीला जो करते थे वो बीमार पड़ गए हैं, आप डायरेक्ट कर देंगे क्या? तो मैं कर देंगे। तो मैं शाम को वहाँ चला जाता था डीसीएम, और रामलीला करता था। तो उसमें जो एक राम बनता था, ट्रेडिशनली वो चली आ रही थी रामलीला, जो लोग 5-10 साल से कर रहे थे वही कर रहे थे। तो जो राम करते थे वो थोड़े से मोटे हो गए थे, उनका पेट निकल आया था, और बड़े ही चमचे चाटुकार टाइप के आदमी थे वो, सबको हाथ जोड़। मगर राम ऐसा हो ही नहीं सकता,
राम को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं किसी और को कास्ट करना चाहता था। तो वहाँ एक DCM के डायरेक्टर थे पाठक जी, उनसे मैं मिलने जाता था कभी कभी, वो रसिक आदमी थे थिएटर वगैरह के। तो पाठक जी ने एक लड़के को बुलाया कि मिश्रा जी, ये मेरे साथ यहाँ काम करता है ऑफिस में मेरे, आप इसको कोई काम दीजिए, बड़ा अच्छा मिमिक्री वगैरह करता है। तो मैंने देखा स्मार्ट सा लड़का एक खड़ा है, जवान बिल्कुल, मृदुभाषी। मैं कहा आओ यार तुम। तो वो बंदा रिहर्सल में आया, मैंने उसको राम बना दिया। सब लोग ऑफिसर दूसरे दिन आ गए कि सर इसको राम मत बनाइए, आप जो करता है उसी को बनाइए। मैं कहा नहीं भाई, वो मुझे जम नहीं रहा है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये करिए, कितना अच्छा दिखता है, राम लगता है कि नहीं लगता है। नहीं सर प्लीज। मैं कहा देखिए आप डिस्टर्ब मत कीजिए मेरे काम में, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चले गए वो। 2 दिन बाद फिर आ गए, सर उसको तो बदलना ही पड़ेगा आपको, सब लोग चाहते हैं कि बदल दिया जाए वो। मैं कहा वजह तो बताओ, क्यों बदल दिया? तो कहा सर ऐसा है कि जिसको आपने कास्ट किया है ना, वो पाठक जी के यहाँ काम करता है सब छोटा मोटा। और रामलीला के बाद पाठक जी, लाला भरत राम, चरत राम जो मालिक हैं, वो आरती के बाद पाँव छूते हैं उसके। तो ये बड़ा अजीब लगेगा कि उसने पाँव छुआ लिया जिसके जो इनके यहाँ काम करता था। मगर यार क्या बेवकूफी का तर्क दे रहे हैं आप लोग। वो राम के अवतार का पाँव छुएंगे ना। मैं तो नहीं बदलूंगा। मैंने नहीं बदला। 2 दिन बाद वो लड़का जिसको मैंने कास्ट किया था वो मिठाई लेके आया, मिठाई बांटने लग गया। मैं कहा क्या हुआ दुष्यंत? तो कहे सर उन्होंने मेरा प्रमोशन करके मुझे क्लर्क बना दिया। क्लर्क बना दिया, अब मैं क्लर्क हूँ। देखिए रंगमंच भी क्या क्या करा देता है। अब मेरे को उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लर्क के पाँव तो कोई भी क्लर्क के पाँव छू रहा है। वेरी गुड। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है दुष्यंत। सर मैं यहाँ अगर 20 साल 50 साल भी काम करता ना तो मेरा प्रमोशन बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं होता। आपने एक दिन में मेरा प्रमोशन कराया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर एक मजदूर था, वहाँ दिन भर बहुत मेहनत कराई जाती थी। आप जानते हैं प्राइवेट फैक्ट्रीज में कितनी मेहनत कराई जाती। तो शांत देव उसका नाम था। वो नाक से बोलता था क्या मिश्रा जी, हमारी जिंदगी तो कीड़े जैसी है, कीड़े नाली के कीड़े जैसे हैं हम लोग। मगर क्या हो गया शानदेव? सर मुझे कोई रामलीला में मुझे भी कोई रोल दे दीजिए आप, मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। तो वहाँ क्या होता था कि रामलीला के बाद पाठक जी कलाकारों का कोई विश पूरा करते थे, जो भी इच्छा हो, जो भी जरूरत हो, छोटा मोटा। तो कहे सर मैं अपने भाई की खोली में रहता हूँ और मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरे भी 4 बच्चे हैं। रोज महाभारत होती है सर। तो मुझे अलग खोली चाहिए, एक अलग खोली मुझे मिल जाती तो मेरे को शांति मिलती। कल ही मेरे को मेरे भाई ने लात मारा और रोने लग गया। मैं कहा तुम विभीषण का रोल करो जी। लात मारा था। हाँ, मगर तुम विभीषण करो। अब वो शो हुआ रामलीला, तो पाठक जी सब लोग बैठे थे, कहते यार ये कौन कलाकार है, इतना अच्छा कौन कर रहा है विभीषण का रोल, आप NHD से लेके आए हैं क्या? मैं कहा नहीं सर ये आपका मजदूर है शांत देव, इसका भाई सचमुच में इसको लात मारता है, क्योंकि इसके पास खोली नहीं, लिखी शानदेव को खोली दी जाए फौरन। तो शानदेव बड़ा खुश हो गया। तो बड़ा अच्छा टाइम मेरा बीतता था उनके साथ। फिर मैंने उनके साथ मजदूरों के साथ कई प्ले किए, शेक्सपियर के, मोलियर के, ब्रेख्त के, और एक अच्छा ड्रामा क्लब बना। दोपहर में मेरे पास टाइम होता था तो कौमुदी नाम का एक ग्रुप बनाया मैंने। मैं दिन रात थिएटर में रहता था। सवेरे मॉडर्न स्कूल, वहां से निकला तो कौमुदी से निकला तो DCM जी। मेरी जिंदगी वही थी, शादी हुई नहीं थी। तो कौमुदी में हमने प्ले करना शुरू किए बहुत सारे, और उसमें हमने टैगोर की कहानी की, फिर गोरकी का नाटक किया। तो ऐसा नाटक मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा था, उसी के सहारे में जी रहा था, वही मेरी सांस थी। और मॉडर्न स्कूल से तनख्वाह मिल जाती थी, DCM से तनख्वाह मिल जाती थी, और दोपहर में हम लोग अपना खाते पीते और ड्रामा करते थे। तो ये दिल्ली में चलता रहा।
फिर उसके बाद मैं देखा कि दिल्ली अब मेरे लिए ब्लॉक खो रहा हूँ मैं दिल्ली में, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने बम्बई शिफ्ट किया। बम्बई में मैं कुछ दिन काम करता रहा। फिर दुष्यंत एक दिन आया मेरे घर में, और उसने बेल बजाई तो मैंने खोला तो दुष्यंत खड़ा। मैं कहा दुष्यंत, इसके पहले दुष्यंत की बेटी पैदा हुई थी एक, जब मैं दिल्ली में था, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया था कि सर आइए, आपने मेरी जिंदगी बनाई है, मुझे क्लर्क बना दिया गया, तो आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तो मैं ऐसे घर पहुंचा उसके, और मेरे कुर्ते में जो भी पैसे थे, 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी थे, मैंने उस बच्ची के हाथ में रखा और मैंने कहा अपने बाप के जैसी बड़ी कलाकार बनना। ऐसा आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से जी। कट्टू दुष्यंत आया तो उसके साथ उसकी बेटी थी 14 साल 15 साल की। कैसा ये सुनिधि है जिसको आपने आशीर्वाद दिया था, अब एक गायिका हो गई है, और लता मंगेशकर इसको अपने बेटी जैसा मानते हैं। सुनिधि चौहान। हाँ, ये सुनिधि चौहान है। अच्छा, वाह। और वो अब करोड़ों अरबोंपति लोग हैं वो। तो अच्छा, ये वही दुष्यंत सोनिधि के फादर। अच्छा, जिनको राम बनाया था। वाह। अभी भी वो हमारे घर आते हैं हम लोग उनके घर जाते हैं, अभी भी वही सम्मान देता है, क्योंकि मैं उसके संघर्ष का साक्षी रहा हूँ। बिल्कुल। और उसके प्रगति को भी देख रहा हूँ। तो दिल्ली मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा इस मामले में। फिर बम्बई आ गया मैं, तो बम्बई में पत्रकारिता भी आपने करी, धर्मयुग के में आपने काम किया था। तो मतलब ऐसे ही पत्रकारिता शौकिया करी या रुझान था? एमए कर लिया मैंने रायपुर में, तो मैं कहा मैं क्या करूं, तो व्यंग वगैरह में लिखता था। नवभारत में व्यंगकार की डायरी एक कॉलम आता था पहले, बड़ा अच्छा कॉलम था। जी। तो उसमें परसाई जी भी लिखते थे, शरद जोशी लिखते थे, केपी सक्सेना, तो कभी कभी मेरा भी व्यंग छप जाता था। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार पत्रकारिता करते हैं। तो मैंने देशबंधु में कुछ दिन काम किया, रमेश नैयर एक बड़े पत्रकार थे, उनके साथ काम किया। फिर मैं नवभारत में मुझे नौकरी मिल गई प्रूफ रीडर की, तो मैंने प्रूफ रीडिंग का काम शुरू किया और कुछ ही दिन किया मैंने। और फिर नाटक वाटक करने के लिए उज्जैन चला गया, कहीं चला गया, तो वो कर नहीं पाया मैं। और पत्रकारिता मेरा शौक है, अभी भी मैं लिखता हूँ अखबार में, कभी भी मौका मिलता है तो श्याम बेनेगल जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? श्याम बाबू से मुलाकात कितना अहम था आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए? जी। तो जब मैं बम्बई पहुंचा तो मेरा दोस्त जो एनएसडी जा नहीं पाया था, वो समय वो बम्बई आ गया था। अच्छा। तो वो नुक्कड़ वगैरह बड़ा पॉपुलर सीरियल था, उसमें काम कर रहा था, तो उसका बड़ा नाम था। नुक्कड़ तो काफी दूरदर्शन का काफी जी पॉपुलर सीरियल था, उसमें वो कुंडू मोची का रोल करता था, तो पॉपुलर था वो। तो उसने कहा कि भाई क्या करेगा अब, तू किससे मिलेगा? मैं कहा यार तू मुझे श्याम बेनेगल से मिलवा सकता है क्या? बोलता है ठीक है चलते हैं। गए श्याम बाबू के पास ऑफिस में, तो उनसे बातचीत किया मैंने 10-15 मिनट, और मेरी एक किताब छप चुकी थी बजे ढिंडोरा उर्फ खून का रंग नौटंकी, वो मैंने उनको गिफ्ट किया। तो मैंने कहा सर मैं लिखता भी हूँ और प्लेस डायरेक्ट करता हूँ, कि ठीक हम एक सीरियल बना रहे हैं भारत एक खोज, तो कल आप आइए, हमारी जो पटकथा लिख रहे हैं शमा जयदी और सुनील शानबाग, उनसे आप मिलिए, तो उनको ज़रूरत है कि डायलॉग के लिए। तो मैं कहा ठीक है सर, और ये मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसको आप इसके डायलॉग लिख के लाइए हिंदी में। मैं कहा ठीक है सर। अब वो स्क्रिप्ट ले आया मैं, तो वो अंग्रेजी में थी। अरे मैं कहा यार, और बड़ी मुश्किल अंग्रेजी, मैं बड़ा परेशान। मैं कहा अब क्या करूं, इधर फोन लगाया उधर फोन लगाया कि यार कोई दोस्त मिल जाए जो बताए कि क्या है ये, तो कोई मदद नहीं मिली। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दिया कि तू डिक्शनरी ले आ एक, और उससे देख देख के तेरे को समझ में आ जाएगा। तो मैं डिक्शनरी लेके आया और मैंने उसको देख देख के हर शब्द का अर्थ मैंने लिख डाला स्क्रिप्ट में। तो मुझे जोड़ के समझ में आया कि अच्छा ये महाकवि भास का नाटक उर्भंगम है। तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं थिएटर से आया था। फिर मैंने उसको लिख लिया और ठीक 9 बजे 10 बजे श्याम बाबू के ऑफिस पहुंच गया अगले दिन, जो बड़ा मुश्किल, पर रात भर मैं सोया नहीं। एक तो डिक्शनरी से शब्द देखना, लिखना और जोड़ना, बनाना, और टेंशन।
अब मैं गया, उनका सुनाइए, मैंने सुनाया तो कहे ठीक है, लेकिन आपने इसको पोएटिक कर दिया है, डायलॉग्स जो किए हैं। हम चाहते हैं रियलिस्टिक डायलॉग हो, जैसे बातचीत हम लोग करते हैं तो वैसा होना चाहिए। और उन्होंने मुझे एक फिल्म भी दिखाई, कोई रोमन फिल्म थी, कि ये देखिए कैसे बात करते हैं इन लोग। मैं कहा ठीक है, मैं कहा सर ऐसा कर दूंगा मैं, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया इसलिए है पोएटिक क्योंकि ये रचना महाकवि भास की है, तो इसके जो डायलॉग है उसमें कविता होनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। मैं कहा यार ये बड़ा खुले दिमाग का आदमी है, तर्क को समझता है। अच्छा, वो बड़े ज्ञानी आदमी है, बहुत ही लर्नेड आदमी है, दुनिया देखा हुआ आदमी है, एक से एक फिल्म बनाई है। तो फिर मैं भारत एक खोज की टीम के साथ जुड़ गया। तो बसंत देव साहब थे एक बड़े महान राइटर, वो गीत लिखते थे उसमें, मैं हिंदी संवाद लिखता था, तो उससे मुझे अच्छा क्रेडिट में भी मेरा नाम आया ऊपर, और मेरा अच्छा टाइम बीता। एक बड़े काम, बड़े डायरेक्टर से जुड़ गया मैं, तो पहले ही काम मुझे अच्छा विस्फोटक मिल गया मेरे करियर के लिए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं अजीज मिर्जा के साथ जुड़ा, सईद मिर्जा के साथ जुड़ा। इन लोग उस समय के बड़े टॉप डायरेक्टर थे, सईद मिर्जा, जिन्होंने कई फिल्में कमाल की बनाई हैं, सलीम लंगड़े पे मत रो, मोहन जोशी हाजिर हो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो नसीम मैंने सईद के लिए लिखा, पहली फिल्म, तो उसके लिए भी मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया 1996 में। हाँ जी जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा काम करो तो उसका फल मिलता है। फिर श्याम बाबू के साथ लगातार मैं काम करता रहा। फिर मैंने उनकी 3 फिल्में लिखी, समर जो बेस्ट फिल्म मानी गई नेशनल अवार्ड में, और बेस्ट स्क्रीन प्ले, फिर मुझे एक नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर तो मैंने जो भी फिल्में लिखी सबको नेशनल अवार्ड मिला है। बड़ा ताजुब की बात, वो शायद इसलिए मिला है क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा लिखता हूँ ऐसा नहीं है, बाकी लोग बहुत खराब लिखते हैं इसलिए मुझे शायद मिल जाता है। सिनेमा में अच्छा लेखन बहुत कम होता है। तो पर यह है कि अच्छा, मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ वैसा काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे काम को सराहा जाता है। आम चालू सिनेमा मैं नहीं लिख पाता, कमर्शियल सिनेमा जिसको बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो भी कमर्शियल है, कमर्शियल और कलात्मक भी है। वेलकम टू सज्जनपुर जैसे बहुत चली, वो बघेली में लिखी मैंने। और श्याम बाबू ने कहा कि यार एक मेरे को लेटर राइटर दिखा था यहाँ वीटी पोस्ट ऑफिस में, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि लेटर राइटर पे कुछ लिखा जाए, जो चिट्ठियां लिखते हैं लोगों के। मैं कहा सर कमाल का सब्जेक्ट है, तो क्या इसको लिखिए। मैं कहा मैं रिसर्च करने जाऊंगा। तो बोले कहाँ जाएंगे? मैं कहा मैं अपनी जगह पे जाऊंगा, मुझे लगता है कि विंध्य का जो इलाका है वहाँ ये कहानी बड़ी फिट बैठेगी। तो बोले हाँ जरूर जाइए। फिर वो बताने लग गए कि कभी मैं भी सतना गया था। वो बड़े ज्ञानी आदमी, आप उनसे कोई भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो 4 चीजें जरूर बताएंगे, वो बता देंगे। तो रीवा भी जा चुका हूं मैं, ऐसा सब बताने लग गए वो। तो मैं सतना आ गया, और सतना में रह के फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि रिसर्च किए बिना मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि मुझे दुनिया के बारे में मालूम बहुत कम है। एक तरह से हम सब बड़े, हमारे दिन भर में हम कितने लोगों से मिलते हैं? 5-10। आप लोग थोड़ा ज्यादा मिलते होंगे, बम्बई में तो मेरी मुलाकात होती ही नहीं। तो मैं यहाँ आया, गांव में घूमने लगा, कोठी गया, उचेहरा गया, मनगवा गया, कई जगह गया मैं। फिर रीवा आया, फिर सज्जनपुर पहुंच गया मैं। तब उसका नाम सज्जनपुर, उससे कोई संबंध नहीं था, उसका नाम महादेव रखा था फिल्म का, जो हीरो का नाम है फिल्म में। तो सज्जनपुर में फिर मैंने बातचीत किया लोगों से, तो मुझे तरह तरह के कैरेक्टर दिखे वहाँ। एक रिटायर्ड सूबेदार था जो अपनी बंदूक पुरानी थी उसको साफ करते बैठा था, तो मैं कहा ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग मिला है, इसको मैंने डाला फिल्म में। फिर एक विधवा लड़की दिखाई दी जो पानी लेके जा रही थी, 17-18 साल की उम्र, उसको मैंने एक कैरेक्टर बनाया। फिर उसी समय कटनी से एक किन्नर चुनाव जीती थी मेयर का, तो अखबारों में बहुत छप रहा था, शबनम। हाँ,
तो एक शहडोल से जीती थी, विधायक बनी थी वो। हाँ, वो तो विधायक बने। जी। और एक यहाँ से जीती थी, कटनी से, मेयर का चुनाव। हाँ, और शायद उसका चुनाव चिन्ह घड़ा था, अच्छा। अजीब सा। तो उसको मैंने करेक्टर बनाया, इसी इलाके में जो कुछ घट रहा था। और मैंने लोगों से बात किया, वहाँ के बुजुर्गों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ ये जो सज्जनपुर का नाम रहा वो पहले दुर्जनपुर रहा। दुर्जनपुर। तो नेताजी आए तो बोले कि दुर्जनपुर का है नाम रखे हो भाई, ये गांव में तो सब सज्जन लोग रहते हैं, और उसका नाम सज्जनपुर करो। तो सज्जनपुर कर दी। तो मैंने कहा भाई फिर फर्क क्या पड़ा दादा? जब दुर्जनपुर नाम रहा तब लोग सज्जन रहे, तो सज्जन बहुत रहे। जब से सज्जनपुर नाम पड़ा है, चारों तरफ दुर्जन ही दुर्जन दिखा। तो मुझे ये लाखों रुपए का डायलॉग जो मुझे मिला, मिल गया, और इसके लिए मुझे स्टार स्क्रीन का अवार्ड भी मिला, बेस्ट डायलॉग सज्जनपुर का। तो वो फिल्म बड़ी अच्छी रही, और मुझे लगा कि विंध्य प्रदेश में काफी टैलेंट है। फिर मैं ऐसे ही एक बार आ रहा था, तो रामबन में हनुमान जी के मंदिर है, एक मूर्ति बड़ी। हाँ, तो वहां गए दर्शन करने। तो वहां का पुजारी बताया, मैं कहा और क्या हाल है, कोई फिल्म देखते हो आप लोग? कहा सज्जनपुर देखे रहे हैं, और यहाँ हनुमान जी भी दिखा है फिल्म में, मगर एको आदमी नहीं दिखा यहाँ का, ना हम दिखे। पुजारी बोला। मैं कहा अरे बड़े दुख की बात है भाई। फिर एक बुड्ढे से चाय दुकान में बात हुई, तो कहता है कि यहाँ शूटिंग की है वो सज्जनपुर में, और हमारा पड़ोस का घर भी दिखा है, हमारा नहीं दिखा। एको आदमी गांव का नहीं है, न एको बच्चा बालक कौनो का नहीं। लेकिन ऐसे होता का फिल्म बना था कैसे? तो मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन हमने यहाँ शूटिंग ही नहीं की थी, हमने सेट बनाया था। सेट बनाया, और सज्जनपुर की फोटो खींच के ले गया था मैं। तो अपने आर्ट डायरेक्टर था एक बहुत बड़ा, समीर चंदा, उसको मैंने फोटोग्राफ दी। उसने सेम सज्जनपुर गांव बना दिया था वहां रामूजी राव स्टूडियो में, वहां शूट किया था हम लोगों ने। तो सज्जनपुर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने कहा कि चलो विंध्य का मैंने एक छोटा सा काम किया। फिर हमने एक उसके पहले मैहर राग बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री, जो मैहर में बाबा अलादीन खां का के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी, और उसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। गुलजार साहब जूरी में थे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं कुछ ना कुछ यहाँ के लिए करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी जगह है ये। और अभी भी आगे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कि कोई फिल्म सतना में करें, सतना को वो बना के, केंद्र बना के। सज्जनपुर में मैंने रीवा का नाम लिया। हीरो कहता है कि मैं सतना कॉलेज से पढ़ा, और बांधवगढ़ का जिक्र है, पन्ना वाली है उसमें एक कैरेक्टर, राम सखी पन्ना वाली। तो ऐसे अपने प्रदेश को, अपने परिवेश को जान के जब कोई लिखता है, अच्छा, तो बेहतर लिखता है, उसमें जान आती है। जी बिल्कुल। तो अशोक सर, पहले का जो सिनेमा था और आज का सिनेमा, उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? और इस मतलब अंतर तो क्वालिटी का ही है, और विषय भी बदल जाते हैं, सामायिक विषयों पे ज्यादातर बनता है, और एक दौर चलता है कि कभी मारधाड़ की फिल्में ज्यादा बनती हैं, रोमांटिक फिल्में ज्यादा बनती हैं। ऑडियंस भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहती है, जो अंतर होता है। जी, आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, गुणवत्ता पे तो असर आया, क्योंकि सिनेमा व्यवसाय ज्यादा हो गया, कला उसमें कम हो गई। तो जबकि बुनियादी तौर पे सिनेमा एक कला है, फिल्म आर्ट है, व्यवसाय बाद में है। पर आजकल जो हो रहा है वो व्यवसाय ज्यादा हो रहा है। 700 करोड़ कमाया, 800 करोड़ कमाया, और फिल्म क्या है, कलात्मक दृष्टि से देखिए तो कुछ नहीं है, कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ फाइटिंग, ये वो, उछल कूद, ड्रामा, सेक्स, इसको आप फिल्म कहते हैं। स्टार की वजह से फिल्में चल भी जाती हैं, क्योंकि दुनिया भर में लोग देखते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये पॉपुलर है बहुत, पर फिल्म की गुणवत्ता कम हुई है। पहले सिनेमा लोग 3-3 साल, 4-4 साल लगा के बनाते थे, और उसमें डूबे रहते थे। के आसिफ ने बनाई मुगल आजम, तो उसमें डूबे रहे, वहीं सेट पे सोते थे, सेट पे रहते थे,
बंडी पहनते थे, पैजामा पहनते थे, बीड़ी पीते थे और सेट में शीशा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जीते थे सिनेमा को। अब वो खत्म हो गया, वो लगाव खत्म हो गया है। और दर्शकों पे दोष देते हैं कि यार दर्शक चाहता क्या है ये समझ में नहीं आता, हम इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं नहीं चलती, जबकि वो दर्शकों को जानते ही नहीं। जो फिल्म मेकर हैं ज्यादातर कमर्शियल वाले, उनका कोई टच नहीं इंडिया के लोगों से। न वो कभी पटना जाते, न कभी सतना आते, न कभी रीवा आते। उनको मालूम नहीं है कि दर्शक क्या है आपके, वो क्या चाहते हैं आपको नहीं मालूम है। जबकि एक एड एजेंसी होती है, एड कंपनी होती है, वो सर्वे कराती है पहले कि हमारे लोगों की चाहत क्या है, क्या चाहते हैं वो। हमारे यहाँ सिनेमा में कोई वो नॉलेज नहीं है इंडिया का, विदेशों का नॉलेज है इंडिया से ज्यादा। तो आप जब तक देश को जानेंगे नहीं, पहले के जो सिनेमाकार थे वो सब छोटी जगहों से आए थे, चाहे मजरू सुल्तानपुरी हो या और भी जयपुरी, हसरत जयपुरी, तो इस सारे लोग छोटी जगह से आए थे और संवेदना लेके आए थे। तो उस जगह सिनेमा बहुत अच्छा बनता था। अभी बम्बई केंद्रित लोग हैं तो समझते हैं नहीं ज्यादा देश के बारे में। दूसरा ये कि मनोरंजन की इस देश में बहुत चाहत है कि यहाँ वैसे साधन नहीं है जैसे विदेशों में है मनोरंजन के। नाइट क्लब्स हैं और भी स्पोर्ट्स हैं तरह तरह के। हमारे यहाँ वो साधन नहीं है आम आदमी के पास। तो आम आदमी के पास टेलीविजन है एक साधन, सिनेमा हॉल अगर हो जाता है तो उसको 1000 रुपए का खर्चा हो जाता है, परिवार के साथ जाएगा तो महंगा हो गया है, टिकट महंगी हो गई है। और मनोरंजन चाहिए उनको, तो टीवी में जो कुछ भी आता रहता है, वो देखता, सड़ा गला हो, सीरियल हो, कुछ भी, वो बैठ के देखता रहता है चुपचाप। और ये वैसे ही है जैसे किसी भूखे के मोहल्ले में आप सड़ा हुआ खाने का ठेला लगा दें तो भी लोग खाते हैं कि भाई भूख है ना। तो ये बदलना चाहिए हालत। दर्शक बहुत समझदार है हमारा, मैं दर्शक को कभी दोष नहीं देता, आप उसको बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, मैंने तय किया है कि मैं कभी वायलेंस नहीं लिखूंगा, हिंसा नहीं लिखूंगा अपने सिनेमा में, अवॉइड करूंगा कि हिंसा ना हो। अब कटहल हमारी एक फिल्म अभी आई है, उसको मेरे बेटे ने डायरेक्ट किया है, यशोवर्धन, नेटफ्लिक्स में है वो फिल्म, आप देखिएगा। उसमें एक फाइट सीन है, छत में लड़ाई है, तो वो एक केटरर है, मालिक है जो विलेन टाइप का है, वो लड़कियों का स्मगलिंग करता है। तो उसकी छत में लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हमने किससे की है? सब्जियों से, फलों से, झारा से, करछुल से, और वो पूरा हास्य है। कहीं भी उससे हिंसा पैदा नहीं होती, हिंसा की भावना नहीं आती। एक सीन है जिसमें पुलिस वाले इंस्पेक्टर को, जो हीरो है, उसको मारते हैं लोग। तो मारने से पहले ही कट कर दिया सीन, ताकि हिंसा ना फैले लोगों में, क्योंकि सिनेमा की वजह से बहुत हिंसा, अपराध, क्राइम बढ़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो देखते हैं वो जी उतरता है वो। दो तरह के मनुष्य जाते हैं देखने, जो अच्छा देखते हैं, तो जो गलत देखते हैं उसको वो कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं, वो उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और अच्छा सिनेमा के दर्शक भी बहुत हैं, जैसे आपका चैनल है शब्द सांची, ये अच्छा चैनल है, अच्छा काम करता है ना, कहानी, कविता, साहित्य, इसके भी बहुत चाहने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बुरे के चाहने वाले हो सकता है 10 ज्यादा हों, पर अच्छे के चाहने वाले भी हैं। और वो जो कम संख्या होती है वो गुणवत्तापूर्ण होती है, वो उसी से विकास होता है जी। तो हम भी अच्छा ही काम करने पे यकीन करते हैं, अच्छी कहानी लेंगे। अच्छा, मैं आर्ट फिल्म नहीं लिखना चाहता, आर्ट फिल्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं है। कमर्शियल भी मैं नहीं लिखना चाहता, मैं जन सिनेमा लिखना चाहता हूँ, पब्लिक सिनेमा, जिसको पब्लिक लाइक करे। जैसे पहले फिल्में बनती थी, वो पब्लिक सिनेमा होती थी, उसको पब्लिक देखती थी। बिल्कुल, उसमें आर्ट और इसका विभाजन नहीं था। सुजाता, बंदनी, मदर इंडिया, ये आर्ट आम लोगों से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, अच्छी कहानियां कहिए आप, रोचक कहानियां कहिए। और कहानियों का देश है ये, यहाँ हर आदमी के अंदर हजारों कहानियां हैं, और सिनेमा वालों को कहानियां नहीं मिलती। यार कोई अच्छी कहानी बताओ यार। अरे मगर तू अपने ऊपर कहानी बनाना फिल्म। तो ये जो जैसे बंदनी है और सुजाता है, मुगले आजम है, अछूत कन्या है, अछूत कन्या, मुगले आजम है,
मदर इंडिया, बहुत सारी फिल्में। मदर इंडिया तो पूरा गांव के परिवेश पे, जी, जो जी, उस जी। समय की साहूकारी हाँ, प्रथा थी, साहूकारी प्रथा उस थी वो। पे ही पूरा केंद्रित जी, और जी, काफी जी, जी, सुपरहिट जी, जी। फिल्म रही। और रोमांटिक फिल्में भी बनी उस बनी समय, है, गंगा संगम जमुना बनी, कितने सुंदर बनी, संगम बनी, प्रेम का कितना सुंदर हम्म। सुंदर रूप दिखाया गया। बहुत बढ़िया। राज कपूर साहब ने जागते रहो बनाई, जी क्या बढ़िया फिल्म थी। जी जी। तो आज वो दौर वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि टाइम बदल गया है, जनरेशन बदल गई है, दर्शक बदल गए हैं, जैसा आपने कहा। पर अच्छी चीजों का पर परोसना बंद नहीं करना चाहिए, परोसा, अच्छी हाँ। चीजें देना ही चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में बुरी फिल्में बनती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, हॉलीवुड में भी बनती है, पर अच्छी फिल्में भी बनती भी हैं। बनती है। और अच्छी फिल्म बनाना कठिन ज्यादा होता है, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। शब्द साथी को चलाने के लिए आपको मुश्किल आएगी, लेकिन इससे आप अच्छा काम करना छोड़ दें, ये तरीका सही नहीं है। जी अभी भी अच्छी फिल्में बनती रहती हैं जी। हिंदुस्तान में भी, मराठी में बनती हैं, गुजराती में बनती हैं, साउथ में बन रही हैं। अच्छी फिल्मों का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता, बुरी का भी दौर कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा बुरी फिल्में बनेंगी, अच्छी फिल्में बनेंगी, बुरी कविता लिखी जाएगी, अच्छी कविता लिखी जाएगी, बुरी पेंटिंग बनाएंगे, अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, वो है ही है। अच्छा, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा मतलब जी जी आ रहे हैं। जी जी जी। तो जाहिर है उसमें मटेरियल चाहिए, तो बहुत सारे लोग भी मतलब उसमें एंटर कर रहे हैं, नए प्रोफेशंस खुल गए हैं, बहुत जी जी दरवाजे खुले हैं लोगों के लिए। अब इससे दो चीजें होती हैं, रोजगार तो बढ़ता है, जी इसमें कोई दो राय नहीं, जी जी जी। लेकिन वहीं क्वालिटी का डिटेरिएशन, क्वालिटी की जो गिरावट है, वो भी उसके साथ साथ समानांतर रूप से चलती है। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म सीमित होने चाहिए, अच्छा जाए, जी। या कि ये जो चल रहा है वो चलता रहना चाहिए? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुत ओटीटी सारे के साथ और भी, जैसे जी, जी। अपन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ और संचार क्रांति आई, बहुत सारे चैनल्स आए। जी जी। अब हर चैनल को कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। जी जी। खबर भर से तो वो इतनी खबरें तो होती नहीं है जी, कि जी, वो जी, जी, वो जी। चलाएगा। तो जो मनोरंजन के आधार पे जो चैनल बने हैं, उनको सीरियल्स चाहिए, उनको इस तरह की जी, चीजें जी, चाहिए जी, लगातार। जी, तो जी। वेब किसी को सीरीज, वेब सीरीज चाहिए। जी, तो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जी, मतलब जी, क्वालिटी जी, जी। और क्वांटिटी में कैसे बैलेंस बनाया जाए। देखिए, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हॉट स्टार है, अमेजॉन है, Z5 है, नेटफ्लिक्स है, तो इनके आने से फायदा क्या हुआ कि ये दुनिया भर के चैनल हैं, मतलब ग्लोबल है, कहीं ग्लोबल पर कोई है। देख सकता है, आपकी चीज तुरंत बाहर दुनिया में पहुंच जाती है। जी। ये एक बड़ा फायदा है कि आप, हमारा काम बाहर जा रहा है फट बाहर से। जा रहा है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इनके आने से कॉर्पोरेट आया है सिनेमा जगत में, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। अभी पहले क्या होता था, आप किसी के लिए काम करो, प्राइवेट प्रोड्यूसर है, घाटा लग गया तो आपको पैसा कहता है यार घाटा लग गया, नहीं दे सकता। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसकी वजह से आपको पैसे पूरे मिलेंगे, चाहे घाटा लगे फायदा लगे, प्रोड्यूसर जाने। हाँ, वो प्रोड्यूसर जाने। तो सेफ भी हुए हैं कलाकार, राइटर, डायरेक्टर, सब सेफ हो गए हैं इनके आने से। दूसरा ये कि प्राइवेट जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे एक जमाने में, लोग अपना पैसा लगा के फिल्म बनाते थे, तो वो बहुत मेहनत करते थे, जी जान लगाते थे कि फिल्म अच्छी बने, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनका पैसा लगा होता था। मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं चाहूंगा अच्छी चीज बने, रात दिन में लगा रहता था, चले। वो खत्म हो गए प्राइवेट प्रोड्यूसर, अब नाम मात्र को रह गए हैं जो अपना पैसा लगा के फिल्म बनाते हो, कम हो गए हैं। तो उनके खत्म होने से एक तरह का नुकसान हुआ है, वो साहसी लोग हुआ करते थे, पर ओटीटी ने उसको पूरा का पूरा छीन लिया उनके हाथ से, और अब पूरा का पूरा उनके हाथ में चला गया। ओटीटी के आने से एक और फायदा हुआ जिसका नाजायज उपयोग भी किया लोगों ने, उसमें सेंसरशिप नहीं होती। जो हिंदुस्तान की सेंसरशिप है उसमें लागू नहीं होती एक हद तक, तो उसका फायदा उठा के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बहुत सारे सीरियल फिल्में ऐसी आई जिसमें बहुत गंदी गालियां थी, उसको भी ऑडियंस ने रिजेक्ट किया। शुरू में थोड़ा सेंसेशन पैदा हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने लगा कि अरे अरे गालियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं,
तो एक नुकसान हुआ। वो रियलिस्टिक दिखाने का उनका एक तर्क रहता है कि हम रियलिस्टिक दिखा रहे हाँ, हैं। तो रियलिस्टिक आप दिखा रहे हैं, तो रियलिस्टिक में ये थोड़ी कि बाकी सज्जीत रे ने रियलिस्टिक सिनेमा नहीं बनाया है क्या, या शाम बेनेगल ने नहीं हाँ, बनाया है क्या? तर्क तो वो ये देते हैं। हाँ, तर्क ये देते हैं, लेकिन वो सही तर्क नहीं है। जी। वो एक चीज को कमर्शियल बनाने का छिपी हुई इच्छा है, कुंठा है, और उसको जल्दी वायरल करने का, वायरल करने का, ज्यादा प्रसिद्धि पाने की। पर वो भूत अब धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि ऑडियंस ने रिजेक्ट करना शुरू किया है। ऑडियंस असली फैसला देती है ना। अब परिवार के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते, एक बच्चे के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते ऐसे गाली गलौज, नंगी तरह की चीजें नहीं देख सकते आप। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सच्चा मनोरंजन नहीं है, ये नकली मनोरंजन है, नकली फार्मूला है एक। तो उससे बचना शुरू किया। हम भी फिल्म बनाते हैं, हमने एक आध जगह कहीं यूज किया है कटहल में, अब उस इस्तेमाल शब्द में नहीं करना चाहता, तो उसको भी सेंसर ने कहा कि इसको काटिए, ये आपने क्यों इस्तेमाल किया। और वो बहुत ही जरूरी होने पे हमने इस्तेमाल किया है, कोई और कहीं यूज नहीं है उसमें गालियों का या किसी चीज का। ये अब वापस हम रंगमंच पे आएंगे। जी जी जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगा, रंगमंच आज की दृष्टि से यदि जैसे अपन सिनेमा की तुलना करें, जी जी, वैसे यदि हम रंगमंच की तुलना करें, जी, पहले का, आज से 20 बरस पहले का सिनेमा रंगमंच और आज का रंगमंच, उस पे क्या अंतर आप पाते हैं? अभी जो रंगमंच हो रहा है वो बहुत सारे दबावों से घिरा हुआ है, पहले उतने दबाव नहीं थे। अभी लोग जो रंगमंच में आ भी रहे हैं वो सिनेमा में जाने के लिए आ रहे हैं। उनका मकसद ये है कि मुंबई जाना है इसलिए रंगमंच करो। ठीक है, वो रंगमंच से आप सीखते हैं और आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। मैं भी रंगमंच से सिनेमा में गया हूँ और भी बहुत सारे लोग गए हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ रंगमंच पे ध्यान नहीं देंगे अगर आप, और सिनेमा पे ही निगाह रहेगी, वो गलत है। जब आप रंगमंच कर रहे हैं तो पूरी तल्लीनता से करिए, डूब के करिए, कुछ फायदा नुकसान मत सोचिए उसमें। वो आपको पे करेगा, वो आपको सिनेमा में ले जाएगा, अपने आप ले जाएगा। तो ये मत करिए, ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। दूसरा कि एक तरह से हम देखें तो पतन सभी क्षेत्रों में हुआ है। अगर आप 25-30 साल में देखें तो राजनीतिक पतन हुआ है, साहित्यिक पतन हुआ है, सामाजिक पतन हुआ है। तो वो भी एक ग्रोथ है, कहिए आप। उत्थान भी होता है तो पतन भी होता है। एक उत्थान कम होता है, पतन ज्यादा होता है, दिखता ज्यादा है। तो अब वो ऐसे समर्पित लोग नहीं रहे, जैसे कारंत जी थे, हबीब तनवीर थे, इन्होंने जिंदगी खपा दी रंगमंच के लिए, डूब के काम करते रहे, कष्टों में काम करते रहे, तकलीफों में काम करते रहे। तो वो अब मादा रहा नहीं लोगों का। दूसरा है कि रंगमंच जो है हमारा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक वो व्यावसायिक नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है रंगमंच करने का। बिल्कुल। आप अगर अपने शहर में टिकट नहीं बिकती आपके शहर में, टिकट लेके दर्शक नहीं आता, तो आपका रंगमंच करना छोड़ दीजिए, आप कोई और काम करिए। एक इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं, वो आपसे 200 रुपये ले लेता है 10 मिनट काम करके। रंगकर्मी काम करता है, 1 महीने की रिहर्सल करता है, अपना खर्च लगाता है और पास बांटता रहता है कि भाई आ जाइए देखने के लिए, जोहार करके लाते हैं, आइए हमारा ड्रामा देख लीजिए। ये प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। मैंने तो जब भी रंगमंच किया है, चाहे मैंने एचडी से पहले भी, सब मैं टिकटेड शो किया है मैंने, और मेरे कलाकारों का गुजारा रंगमंच से ही चलता था। जो भी पैसा मिलता था हम लोग उससे करते थे। तो उसको रंगमंच को व्यावसायिक बनाइए, सिनेमा और वेब सीरीज के पैरेलल खड़ा कीजिए। अगर वो आप कर लेंगे, और दर्शक को आना चाहिए देखने के लिए, अरे यार क्या ड्रामा हो रहा है, अच्छा ये ड्रामा हो रहा है, चलो देखने चलते हैं। अभी मुंबई में शोज होते हैं, टिकट से होते हैं, कोई भी फ्री में नहीं होता। और ये अभी हम लोगों ने मटिल्डा देखा, एक प्ले, उसकी पहले रो की टिकट 16,000 रुपए थी। हम लोगों ने जिस जगह बैठ के देखा उसकी टिकट थी 3,000 रुपए, और हाउसफुल 1 महीने तक। वाह। विदेश के लोग थे जिन्होंने जस्ट लाइक पिक्चर हो गया। हाँ, अमेरिका के लोग थे, और क्या शो हुआ वगैरह। लगा कि यार 3,000 रुपए दिया तो कोई अच्छा हुआ। अभी वो लाइफ ऑफ पाई कर रहे हैं, आने वाला है,
उसकी बुकिंग अभी से शुरू कर दिया उन्होंने, दिसंबर में प्ले होना है। वो 1-1.5 महीने शो करते हैं, हाउसफुल जाता है। आप ड्रामा ऐसा कीजिए ना कि लोग देखने आए, चलो 3,000 की टिकट नहीं खरीदे, 500 की टिकट खरीदे, लोग खरीदते हैं अगर अच्छी चीज हो तो। फिर आप ड्रामा किसके लिए करते हैं? साहित्यकारों के लिए करते हैं। साहित्यकार अपने को बड़ी तोप समझते हैं, वो देखने नहीं आना चाहते बुद्धिजीवी लोग, तो आप पांव पड़ते हैं उनका जाके। आप आम आदमी के लिए कहाँ रंगमंच करते हैं? आप व्यापारियों के लिए कहाँ रंगमंच करते हैं कि दुकानदार कहे कि चलो यार मैं देख पैसा, हमारे जीवन से जुड़ी कोई चीज। हाँ, हमारे जीवन से जुड़ी कहानी बताइए। व्यापारी लोगों के पास पैसा होता है, वो मनोरंजन चाहते हैं। संडे को आप कोई ऐसा प्ले कीजिए जो सिंधी भाषा में हो, सारे सिंधी देखने आएंगे परिवार सहित। मैं तो कभी करूंगा रीवा में या सतना में तो सिंधी प्ले करूंगा मैं इन्हीं कलाकारों से, और दिखाऊंगा कैसे हाउसफुल होता है ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, और 500 टिकट रखूंगा, देखेंगे लोग। कटनी में करो, और जगह पे करो, अगर रंगमंच को पॉपुलर करना है तो। पर रंगमंच पहले था, पारसी रंगमंच जो था वो व्यावसायिक, हाँ, शेक्सपियर के नाटक करते थे, कालिदास के करते थे, और लोग पेड़ में चढ़ चढ़ के प्ले देखते थे, टिकट नहीं खरीद पाते थे। तो ये रंगकर्म को फैलाव नहीं किया रंगकर्मियों ने। एनएसडी में सब सिखाया जाता है, टिकट बेचना नहीं सिखाया जाता, बस जो असली है। मार्केटिंग नहीं सिखाई जाती जो असली है। खुद एनएसडी वाले कितनी टिकट रखते हैं? 30 रुपए, 20 रुपए। अरे अच्छा, उसके पीछे उनका कथन ये रहता है कि हम सस्ता वो बेचेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे, या मतलब आम आदमी तक पहुंचेगा। लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव ये भी रहता है कि जब आप सस्ती चीज बताते हो तो उसकी कीमत भी नहीं रहती। आप ऐसा ड्रामा कीजिए, जैसे रंजीत कपूर बड़े डायरेक्टर, उनका हर प्ले हाउसफुल जाता था और टिकटेड होता था। हबीब तनवीर का हर प्ले हाउसफुल जाता था, कारन जी का, रतन थियम का। हम ऐसा ड्रामा क्यों नहीं कर पाते जिससे हम एक सनसनी फैलाएं, लोगों को कहें कि देखने आओ? तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे व्यावसायिक रंगमंच करें। व्यावसायिक रंगमंच से मेरा मतलब ये नहीं कि आप घटिया डांस डाल दें उसमें या अश्लील संवाद डाल दें, ये मतलब नहीं। पर उसकी प्रस्तुति ऐसी हो जिसे आम दर्शक आकर्षित हो, और उसके लिए लगातार स्क्रिप्ट्स भी आनी चाहिए। लेखक भी आने चाहिए। तो हमारे यहाँ लेखक नहीं है, नाटक लिखने वाले नहीं है। गुजराती में, बंगाली में, मराठी में स्क्रिप्ट राइटर अनुवाद ज्यादा चल रहा है। हाँ, वहाँ स्क्रिप्ट राइटर ओरिजिनल होते हैं हर ड्रामा कंपनी के। महाराष्ट्र में लोग जाते हैं ड्रामा लिखने वालों के पास, कहते हैं कि आप, हम ये आइडिया इस पे आप ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, पैसा देते हैं उनको कि आप ये लीजिए और हम आपको भाव 25,000 रुपए देंगे, या 20,000 देंगे, या 10,000 देंगे, जो भी देंगे, आप ड्रामा लिखो। वो ड्रामा लिखते हैं आज की जरूरतों के मुताबिक, दर्शकों को देख के, और ड्रामा वो चलते हैं। हमारे यहाँ नाटककार है ही नहीं, शहर में रंगकर्मी है पर नाटक लिखने वाले नहीं है। नाटक लिखने वालों को जोड़िए। जो लोग नाटक नहीं लिखते, कहानीकार हैं, अगर आपके शहर में, उनको प्रेरित कीजिए कि आप ड्रामा लिखिए, हमारे लिए प्ले लिखिए। कल अपने जयराम शुक्ल जी, जो यहाँ के बड़े विद्वान पत्रकार रहे, प्रखर पत्रकार रहे, वो कई तरह के किस्से सुना रहे थे, राजनीतिक सैनिकों की कहानी। मैं कहा, इस हर कहानी पे फिल्म बन सकती है, हर कहानी पे नाटक बन सकता है। आप नाटक करवाइए ना इन लोगों से, इन कहानियों पे। कितनी नई नई कहानियां हैं कि एक आदमी है, खुद जयराम शुक्ल जी बता रहे थे कि मेरे पास फोन था, तो शहीद, मेरे पास गांव वालों के फोन आते थे क्योंकि उनके रिश्तेदार फोन करते थे, तो मेरे पास 2 फोन आए कि शहीद हो गए हैं उन लोग, आप गांव में बता दीजिए। मगर कितनी अच्छी कहानी है ये कि एक आदमी के पास फोन है जिसके पास ऐसी खबर आती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊंगा मैं। कितनी अच्छी फिल्म बनेगी 10 मिनट की, 15 मिनट की। कितनी कहानियां हैं आपके आसपास। वो ऐसे ही बातों में सुना रहे थे, पर मेरे को तो हर जगह कहानी दिखती है, हर जगह सिनेमा दिखता है। मैं कहा, आप इस पे सिनेमा बनवाइए, इन लड़कों से कहिए कि सिनेमा बनाना बहुत सरल हो गया, मोबाइल से आप फिल्म बना सकते हैं। स्पीलबर्ग एक बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छे मोबाइल से आप पूरी फिल्म बना सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, और थिएटर हॉल में रिलीज भी कर सकते हैं। इतना
सिनेमा आपके करीब आ चुका है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हम लोग के जमाने में तो ऐसा नहीं था, हमको तो लगता था मुंबई ही सिनेमा नगरी है, वहां घुसने के लिए भी डर लगता था। अब सिनेमा आपके हाथ में है, आपसे चैनल खड़े हैं, यूट्यूब खड़े हुए हैं, आपके पास अच्छी फिल्म लोग भेजेंगे तो आप शब्द साँची दिखा सकता है। ओटीटी भी है, ओटीटी भी है, स्थानीय चैनल भी दिखा सकते हैं ना, आप लोग दिखा सकते हैं 10 मिनट की फिल्में, बिल्कुल, एक हफ्ते में एक बार। जी जी। अच्छा, आजकल तो यूट्यूब में डाल दीजिए तो ग्लोबल हो सकते हैं आप। अशोक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा जब ये इंटरव्यू सुनेंगे। जी जी। और जी, बहुत सारी ऐसी चीजें आज आपने बताई कि जो बिल्कुल नई थी, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई, रंगमंच से, सिनेमा से, और सिनेमा या रंगमंच से जुड़े जो लोग इसको देखेंगे उनको भी एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। जी जी जी। तो आप यहाँ पर आए स्टूडियो में हमारे, आपने अपने समय से मतलब हमें समय दिया, जी जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगली बार आऊंगा तो फिर आऊंगा, और जब रीवा आऊंगा तो मैं यहाँ होर्डिंग देखना चाहता हूँ नाटकों के। बहुत बिल्कुल, आप जैसे सिनेमा के होर्डिंग होते हैं ना, वैसे आजकल होर्डिंग बनाना भी बहुत सस्ता हो मैं गया। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे जी, कि यहाँ पर फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल अभी पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। जी जी। और अभी 3 दिन का फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल हुआ, काफी बड़े डायरेक्टर्स और अपने पिछले बार अभी कुमुद मिश्रा जी लोग अपना थिएटर लेके, मतलब प्ले लेके आए थे। और तो मतलब अभी छोटे शहरों में, विशेष तौर पर रीवा में, इस तरह की चीजें हो रही हैं और काफी प्रचार प्रसार से चीजें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे भविष्य ऐसा लगता है कि आशा की किरण एक दिखाई देती है। नहीं, रीवा में मैं काफी तरक्की देख रहा हूँ कला की दृष्टि से। यहाँ रंगकर्मी देख रहा हूँ मैं, जो कई सारे अभी ग्रुप्स भी हो गए हैं, कलाकार कई सारे आ रहे हैं। कल जो मैंने गीतों का कार्यक्रम सुना आप लोगों का, वो कितना सुंदर था, ऑर्केस्ट्रा, कितनी गायिकाएं हैं, गायक गायिका कमाल के हैं। तो इन सब का यूज प्रॉपर इनको मिले, एक्सपोजर मिले इनको प्रॉपर, तो बहुत रीवा का बड़ा नाम हो सकता है। तो इस बार कोशिश करेंगे, ये चित्रांगन फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल होता है, जी जी, इस बार 5 दिन का करने का आयोजकों का मन है। जी जी, तो जी। कोशिश करेंगे कि आप यदि समय देंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। इसमें मास्टर क्लास भी होती है जी जी जी, थिएटर के बच्चों के लिए। जी, दिन में फिल्म्स रहती हैं, जी जी, शाम को थिएटर होता है, जरूर ऐसा। और यहाँ के बच्चों की बनाई हुई फिल्में भी उसमें दिखाई दिखाई जाती हैं, यहाँ की भी रहती हैं, बाहर की भी रहती हैं। जी जी, जरूर। तो उस दृष्टि से कुछ धीरे धीरे मतलब प्रगति हो रही है। जी जी, पर अब नहीं बढ़िया है, अच्छा। और छोटे शहरों में जब ये चीजें आएंगी तो निश्चित तौर पे वो क्रांति होती है, और विचार यहीं से जा सकते हैं, छोटी जगह से। वैचारिकता जो होती है यहाँ ही होती है। तो दर्शकों, ये थे अशोक मिश्र जी, प्रख्यात फिल्मकार, कहानीकार, पटकथा लेखक। आपने इनको सुना, इनके विचारों को जाना, और अपने जीवन को इन्होंने कितनी सहजता से बताया। आज ये चीज मैं इस मौके पे जरूर कहना चाहूंगा कि आज बच्चे फेलियर नहीं छुपा पाते हैं अपना। एक छोटा सा यदि कुछ उनके साथ माइनस हो जाता है या कहीं वो फेल हो जाते हैं तो वो कभी कभी अपने माँ बाप को नहीं बताते हैं। और इतनी बेबाकी से अपने बारे में इन्होंने बताया कि वो कैसे फेल हुए, कैसे रिस्ट्रिकेट हुए। ये सारी चीजें जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम बढ़ते भी नहीं हैं, हम उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का यदि एहसास जब तक नहीं होगा तब तक आप उसके सुधार की दिशा में आप बढ़ेंगे नहीं। तो पहला जो कदम है आपको अपने अंदर व्यक्तित्व के सुधार के लिए या गलतियों को में सुधार लाने के लिए, वो पहला कदम यह है कि एक्सेप्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ फेल हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा अशोक मिश्रा जी से बात करके, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू देख के। फिर हम मुलाकात कराएंगे किसी ऐसे ही खास व्यक्तित्व से अगले गेस्ट शो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।